बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, एयर बायोलॉजी का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं इसके अंदर, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, स्मॉल इंसेक्ट्स, पोलन ग्रेन्स, वायरसेस, जो एयर से ट्रांसपोर्ट होते हैं और ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो इम्पैक्ट और डिजीज़ काज करते हैं। इसमें हम उन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे जो डिस्पर्स्ड बाय एयर एंड काज इन्फेक्शन आर इम्पैक्ट इन ह्यूमन। तो इस स्टडी को एरोबायोलॉजी कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ, दैट इज एयर एंड बायोस मीन लाइफ। द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वेरी स्मॉल इंसेक्ट, पोलन ग्रेन, वायरसेस विच आर पैसिवली ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। और ये एयर से ट्रांसपोर्ट होने के बाद ह्यूमन बॉडी को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, और जो इनको स्टडी करते हैं उनको एरोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। हैव ट्रेडिशनली बीन इन्वॉल्व इन मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ एयरबॉर्न पोलन एंड फंगल स्पोर्स एज अ सर्विस टू एलर्जी सफर्स। ये सबसे पहले जो टर्म है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1930 बाय F.C. Meyer एंड हु वाज द प्लांट पैथोलॉजिस्ट वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USA। और इसका ये मतलब नहीं कि ये 1930 में ही डिस्कवर हुआ है। इस 1930 से पहले भी ऑलमोस्ट 3000 BC से भी इस तरह की जो ऐसी डिजीज़ जो कि एयर से स्प्रेड होती थी, एयर एज अ मीडियम वहाँ पे काम करता था, तब से भी ये जो है वो डिजीज़ कुछ ऐसी जो है वो रिपोर्टेड हैं जिनको एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। Subsequent to 1930s, herbology was classified basically into indoor एंड आउटडोर एयर बायोलॉजी। अब इससे पहले अगर आपने डाइवर्सिटी पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी ऑफ वास्कुलर प्लांट, तो हमने वहाँ पे एक और टॉपिक पढ़ा था, उसका हमने नाम दिया था पैलिनोलॉजी। ये जो पैलिनोलॉजी है ये भी एक्चुअली ये इसी तरह से एरोबायोलॉजी है। अब इसको जो है वो मोर प्रिसाइजली आप एरोपैलिनोलॉजी भी कह सकते हैं। और इस तरह से अगर हम सिर्फ फंगस को स्टडी करते हैं, इस तरह से वो जो एयर से ट्रांसपोर्ट होती है, तो उस स्टडी को हम एरोमाइकोलॉजी भी कहते हैं। तो ये फर्दर इसकी डिस्टिंक्शन है। तो डाइवर्सिटी में हम इसे पैलिनोलॉजी या नियो पैलिनोलॉजी के नाम से भी इसको स्टडी कर चुके हैं। अभी बात हुई थी कि ये हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं इनडोर और आउटडोर में। इनडोर में ह्यूमन इम्पैक्ट बिल्डिंग फीचर से भी ये मतलब ये आपके जो कारपेट है, जो मैट है, उससे भी ये जो है वो स्मॉल पार्टिकल जो है वो डिस्पर्स होते हैं एयर के अंदर और फिर ह्यूमन के जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। आउटडोर एयर बायोलॉजी दैट इज़ एटमॉस्फेयर से ट्रांसपोर्ट से फंगल स्पोर या पोलन जो है ये भी अपने जब इनके जो ग्रूमिंग टाइम होता है उसके अंदर जब ये पोलन प्रोड्यूस होते हैं तो ये भी एयर से डिस्पर्स होते हैं हवा के अंदर और ये भी एलर्जिक रिएक्शंस काज करते हैं। ये पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया ये इंडोर के लिए, और ये आउटडोर के लिए कुछ जो है वो इसके डिफरेंट सोर्सेज दिखाए गए कि ये पोलन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये इंडस्ट्री से भी कुछ पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस हो सकता है, पोल्यूटेंट प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो ये भी जो है ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करेंगे। स्पोर्स, पोलन, ग्रेविटी, डेफिनेटली ये जो स्पोर्स होंगे कुछ देर के लिए एयर में, स्टिल एयर में रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये स्टिल एयर नहीं होती सम, बट इसके कुछ ना कुछ इसमें वेलोसिटी होती है, मूव हो रही होती है, टर्बुलेंस प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ये इस टर्बुलेंस की वजह से स्टिल एयर नहीं होती, तो उस टर्बुलेंस की वजह से ये किसी बॉडी के ऊपर या किसी जो मटेरियल पास पड़ा होगा उसके ऊपर ये जो है वो रेस्ट करते हैं स्पोर्स। एरोडायनेमिक्स आल्सो इन्फ्लुएंस्ड non-spherical shape of the and or irregular shape, ornamentation and aggregation and the increase drag and delay deposition। अगर हवा जो है वो स्टिल होगी तो उस वजह से इसकी डेपोजिशन जो है उसमें डिले आ जाएगा। ये यहाँ पे इसे दिखाया गया कि ये बहुत ही माइक्रो साइज़ के होते हैं। कुछ ऐसे इसके जो पाथवे को कुछ फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसका जो पाथवे होता है उसमें ये डिफरेंट 4 to 5 स्टेप्स हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसका ये सोर्स होता है, यहाँ से इसे लार्जर व्यू में देखें तो ये इसका ये सोर्स है, ये सोर्स से एसेंट या टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ होने के बाद एयर से ये डिस्पर्स होते हैं और फिर उसके बाद किसी भी बॉडी के ऊपर लैंड करते हैं और फिर लैंड करने के बाद उसको जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। तो ये जो है इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इसके पाथवे को लीड करते हैं। एयरबॉर्न ट्रांसपोर्ट परफेक्टली स्टिल एयर सेल्डम
कभी कभी ऐसा होता है कि स्टिल एयर हो, मोस्टली जो वो मूव कर रही होती है, एंड प्रीवेलिंग एयर्स करंट डिले डेपोजिशन बाय द ग्रेविटी। इस तरह से ग्रेविटी की वजह से वो डिले हो जाती है उनकी डेपोजिशन, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं। एंड एयर फ्लो इज़ कम्प्लेक्स अलाउइंग बायो एरोसोल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड ओवर शॉर्ट रेंज टू द ग्लोबल डिस्टेंस एंड ट्रांसपोर्ट अकर इन द टर्बुलेंस एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर एयर मूव कर रही है तो उसमें इनकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मतलब ये वन सोर्स से जो है वो सिंक की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। एरोसल मैकेनिज्म्स होते हैं कुछ जो इनकी डिस्पर्शन को या सस्पेंशन को इफेक्ट करते हैं, लाइक ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी की अर्थ के ज़्यादा करीब है तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये ज़्यादा जल्दी डेपोजिशन हो जाएगी इनकी। ब्रोनियन मोशन भी जो है वो जिगजैग मोशन होती है, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जिससे ये चार्ज हो जाएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, स्टैटिक चार्ज की वजह से ये एक से दूसरी जगह पे जो है वो डेपोजिशन हो जाएगी। वाटर वेपर की वजह से इनकी ग्रेविटी इंक्रीज हो सकती है, या फिर टेम्परेचर और एयर का फ्लो जो है वो भी इनकी डेपोजिशन को इफेक्ट करता है। बायो एरोसोल्स मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये इनको बायो एरोसोल्स कहते हैं। द पार्टिकल साइज इनका जो वो 0.5 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है, एंड दे आर कैपेबल ऑफ एक्साइटिंग डिजीज दैट मे बी इन्फेक्शियस, एलर्जिक एंड टॉक्सोजेनिक डिजीज काज करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में अगर देखें तो ये जैसे बताया गया कि इंडोर और आउटडोर हो सकते हैं। तो इंडोर में वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगल स्पोर्स, डस्ट माइट, कॉकरोचेस एंड एनिमल डेंटर, यानी कि एनिमल की स्किन से, फर से भी अगर उसको ऐसे आप उसके के अंदर कॉम्बिंग करते हैं, फिंगर कॉम्ब करते हैं, तो भी उससे जो है वो कुछ ये पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो डैमेज करेंगे। आउटडोर में फंगल स्पोर्स, पोलन और बैक्टीरियाज हो सकते हैं। ये एक कम्प्लेक्स स्टडी है जिसमें ये डिफरेंट बायोमेडिकल, लाइफ, फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स जो है उनको इस तरह से रिलेट करती है। तो ये वेरी कम्प्लेक्स स्टडी है एयरोबोलॉजी। एयरबॉर्न डिजीज़ कौन सी होती हैं? एयरबॉर्न वो डिजीज़ होती हैं जो एयर से स्प्रेड होती हैं। स्प्रेड विद व्हेन द ड्रॉपलेट ऑफ पैथोजन आर एक्सपेल्ड इनटू द एयर ड्यू टू द कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग की वजह से जो एयर में इसके पार्टिकल जाएंगे, इन्फेक्शियस एजेंट जाएंगे, और वो फिर वो जो है वो एयर से ट्रैवल करते हुए किसी और इंसान को इफेक्ट करते हैं, तो इससे एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। इस पे कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं जिनका हम भी स्टडी करेंगे, उनके सिम्टम्स को भी देखेंगे, और लास्ट पे हम इनकी क्योर को देखेंगे। इनमें कॉमन कोल्ड मतलब ये एडल्ट गेट 2 or 3 कोल्ड a year, और चिल्ड्रन में ये ज़्यादा होता है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन रीज़न फॉर द एब्सेंस एट स्कूल एंड वर्क, क्योंकि ये बहुत से बच्चे जो हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको कॉमन कोल्ड कहते हैं। ये लाइट फीवर है। दे आर मैनी वायरसेस दैट कैन काज द कोल्ड, बट इज़ यूजुअली राइनो वायरस जो है वो इसको काज करता है। इसमें नेक्स्ट पे चिकन पॉक्स है, दैट इज़ हाईली कंटेजियस स्किन डिजीज़। प्राइमरी चिल्ड्रन 2 to 7 ईयर एज में होती है ये, एंड इट इज़ कार्ड बाई ए काजिंग एजेंट दैट वाइसरिल अजोस्टर एंड पोर्टल ऑफ एंट्रीज रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो है वो चली जाएगी इंसान के अंदर, और इस पर फिर इफेक्ट करेगी। इस तरह से ये स्किन की डिजीज़ है। साइंस एंड सिम्टम्स: स्मॉल वेसिकल्स इरेप्ट ऑन द फेस, फिल अप विद पस, रप्चर एंड बिकम कवर्ड बाय द स्कैब, और ये रप्चर होंगे और फिर ये जो है वो डार्क स्किन से जो है वो कवर हो जाएंगे। इन्फ्लुएंजा दैट इज़ आल्सो रेस्पिरेटरी डिजीज़, और ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो होंगे यही एयरबॉर्न डिजीज़ होंगे, एयर से जो है वो इन्फेक्ट होंगी। और तो मैक्सो वायरस है, 3 टाइप्स बेस्ड ऑन एंटीजन, इनकी टाइप्स A, B और C, एंड ट्रांसफर्ड बाय द टू द ह्यूमन एज अ साइकिल। सिम्टम: कफिंग एंड जी बेटा, इसके जो सिम्टम्स हैं दैट इज़ कफिंग, कंजेशन, फीवर, हेडेक एंड बॉडी एच और सोर थ्रोट, यानी गला ख़राब हो जाता है, तो ये भी इसके सिम्टम्स में आता है। नेक्स्ट मीजल्स, रूबियोला इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है वो रेडिश इस तरह से बना देता है स्किन के ऊपर। यस, एंड दिस वन इज द इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हाईली कंटेजियस, एंड इट इज़ स्प्रेड बाय द कफिंग और सनीजिंग से इसके जो कॉजिटिव एजेंट है वो एयर में आ जाएंगे, और एयर से किसी बॉडी के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर जो है वो डेपोजिशन हो जाएगी। काजिंग एजेंट इज़ मोरबिलो वायरस, पोर्टल ऑफ एंट्री इज रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि एयरबॉर्न डिजीज़ है तो डेफिनेटली इसमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 10 to 21 days। साइंस एंड सिम्टम्स में नसल डिस्चार्ज है, कफ है, फीवर है, हेडेक है और कंजक्टिविटीज़ हैं। जी, इसमें
नेक्स्ट एयरबॉर्न डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि ये जिसके यहाँ पे ये ग्लैंड्स होते हैं और ये ग्लैंड की जो वो स्वेलिंग हो जाती है। पोर्टल ऑफ एंट्री यहाँ पे भी डेफिनेटली रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा एंड इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। पैरामॉक्सी वायरडी या वायरसेस का होगा और ये एपिथेलियल टिश्यू या सैलिवरी ग्लैंड जो वो उसकी जो वो स्वेलिंग हो जाती है इस तरह से। स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, दैट इज़ द सिम्टम ऑफ मम्स। स्मॉल पॉक्स समटाइम ये डेंजरस है और ये आलमोस्ट 300 ईयर से ये डिजीज़ है वर्ल्ड के अंदर रिपोर्ट की जा रही है। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एडवर्ड जिनर एंड काजिंग एजेंट इज़ वायरोला एंड इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। साइंस एंड सिम्टम्स में बैकेज, हेडेक, नाउजिया, वॉमिटिंग की ये कुछ सिम्टम्स जो हैं वो इसमें। कोल्ड फीवर ऑलमोस्ट 101 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो भी इसमें रिपोर्ट किया जाता है। वूपिंग कफ, that respiratory illness causing swelling of the airways and that result in the persisting hacking cough, क्योंकि इस तरह से जो है वो काफ़ी कंटिन्यूसली खांसी होती रहती है एंड वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी डिजीज़ जो है इसने इन्फेक्ट किया। ऑलमोस्ट 195,000 डेथ जो है वो इसकी वजह से एवरी ईयर रिपोर्ट होती है। और इसके जो सिम्टम्स में डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन। ट्यूबरक्लोसिस टीबी ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इससे पहले जो आप देख चुके थे वो वायरल डिजीज़ थे और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। टीबी आल्सो नोन एज कंसप्शन एंड एन एयरबॉर्न डिजीज़ बट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन डजंट स्प्रेड इजीली। ये इजीली स्प्रेड नहीं होती। यू जनरली हैव टू बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू कैन बी इन्फेक्टेड विदाउट बिकमिंग इल आर इन्फेक्टिंग अदर। क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है तो ये इजीली ऐसे ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन नहीं होगी। Diphtheria, that is the disease injurious your respiratory system and can damage to the heart, kidney and nerves। इसमें क्या होता है, इसमें ये लंग इसमें ये थ्रोट के अंदर यहाँ पे ये देखें ये इस तरह से थिक मेम्ब्रेन कवरिंग प्रोड्यूस हो जाती है और ये जो कवरिंग है जिसकी वजह से सोर थ्रोट फीलिंग होती है, स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड्स होती है, दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड नसल डिस्चार्ज जिसकी वजह से होता है। नसल डिस्चार्ज भी जो है वो इसमें एक डिजीज़ इसका सिम्टम्स है। Treatment for common airborne disease, for most of the airborne disease you will need a plenty of water, yes रेस्ट की और फ्लूइड की ज़रूरत है, मतलब इसमें ज़्यादा जो है वो ड्रिंक्स लेंगे। फर्दर ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन योर स्पेसिफिक इलनेस के किस तरह की आपको डिजीज़ है उस लिहाज से वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन होगी। सम एयरबॉर्न डिजीज सच एज चिकन पॉक्स हैव नो टारगेटेड ट्रीटमेंट, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसने वो पूरा करना है और उसके बाद जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। सम सच एज फ्लू कैन बी ट्रीटेड विद एंटीवायरल ड्रग्स से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट फॉर इन्फेंट्स विद वूपिंग कफ कैन इंक्लूड एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है अगर ये सीवियर केस हो जाएगा। देयर आर ड्रग्स टू ट्रीट द क्योर टीबी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये कंप्लीट कोर्स करेंगे इसका। फेलियर टू द कंप्लीट द कोर्स ऑफ मेडिसिन ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का होता है। अगर आप ये 6 मंथ्स का इसे कंप्लीट नहीं करते तो ये जो डिजीज़ है ये रेजिस्टेंस इसमें आ जाएगी और फिर आप जो है वो इससे ठीक नहीं हो सकेंगे। इफ़ caught early enough, diphtheria can be successfully treated with antitoxins and antibiotics। इसके लिए हमें फर्दर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है कि हम कवर करेंगे आई को भी, फेस को भी, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग लेंगे, ग्लव्स लेंगे, स्क्रब्स लेंगे, बूट्स पहनेंगे, शूज़ पहनेंगे, कवरिंग करेंगे इसको। और या फिर हम जो है वो एयरबॉर्न डिजीज़ है तो इससे बचने के लिए हम फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, हाफ फेस मास्क या फुल फेस मास्क भी यूज़ कर सकते हैं और पावर्ड एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर दैट इज़ PAR भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेटा हम इसको जो है वो मिनिमम करने की कोशिश करेंगे इससे। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।